जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको देखना, जिनको समझना ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिसमें इंडिया और इज़राइल की जो कोऑपरेशन है, वो डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान की विथड्रॉल के बाद जो अमेरिकन्स ने की, इंडियंस ये समझ रहे हैं कि शायद अब हमें अपनी जो डिप्लोमेसी है उसे फुल स्केल पे लेके जाना पड़ेगा और जो मैक्सिमम डिप्लोमैटिक टूल बॉक्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए दुनिया के साथ एंगेज होने में। इस हवाले से जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है और जो इसराइल का डायरेक्टोरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं इसी महीने और बेसिकली उसमें ऑब्वियसली जो इंडियंस चीज़ चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं। और ऑब्वियसली इसमें ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसराइल में ये हो रहा है कि इसराइल में जो यंग लड़के-लड़कियाँ हैं, वो अपने बिज़नेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में बड़े एक्टिव हैं। तो वो बेसिकली इसराइल की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और अगर आपको याद हो कि इसी मेरा ख़्याल है अक्टूबर में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उन्होंने इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड से मुलाकात भी की और ये भी कहा कि जी हम 2022 तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी हुई। अ, अच्छा ये इनके दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 से चल रहा था लेकिन सस्पेंड था, अब उसको दोबारा जो है वो लेके आ रहे हैं और इसको जिस चीज़ को समझना है हमें, वो ये है कि जो इंडिया की जो ट्रेड है इसराइल के साथ, वो बेसिकली इंडिया की ट्रेड एक बड़े पैमाने पे कर रहे हैं वो। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि $3.2 बिलियन डॉलर की ये ट्रेड है, वो कि इतना बड़ा ये ट्रेड उस तरह नहीं है जितना हम ये समझेंगे, लेकिन ये फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ज्वेलरी में, एनर्जी में ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं ये इस इन जगहों पे ये ट्रेड हो रही है। डिफेंस साइड पे देखा जाए तो इंडिया की और इसराइल की जो ट्रेड है वो तकरीबन 2.7 बिलियन डॉलर की है। 2011 से लेके 22 तक जो कि ज़्यादा नहीं थी लेकिन अब इंडिया तकरीबन एनुअली मेरा ख़्याल है कोई 1 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट कर रहा है इसराइल से। जैसे मैंने पहले कहा कि जो इसराइल के यंग लोग हैं, लड़के-लड़कियाँ हैं, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज़ in cybersecurity and artificial intelligence and India is a buyer of artificial intelligence. इस साल जैसे मैंने बताया आपको कि ये अभी सोच रहे हैं कि हमें ये जो डिफेंस डील्स इंडिया से करनी चाहिए। इससे पहले तो आपको पता है इंडिया ज़्यादा रशिया पे रिलाय करता रहा और अभी भी रशिया पे रिलाय कर रहा है और यूएस पे, फ्रांस पे, बाकी ममालिक के ऊपर। तो ये जो इसराइल जो है ये अगर आपको याद हो कि कुछ महीने पहले मेरा ख़्याल है अक्टूबर में जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद जो कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने बेसिकली एक न्यू क्वाड की बात की थी। और बेसिकली ये जो न्यू क्वाड है बेसिकली ये जो यूएई और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ हुए थे 2020 में उसके ज़रिए अमेरिकन्स चाहते हैं कि इस इंडिया को वो अपने दूसरे पार्टनर्स के भी करीब करें। इंडिया के लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश करें, ताकि इंडिया जो है दुनिया के तमाम ममालिक के करीब हो। अगर मैंने आपको पहले भी आपको रेफ़रेंस दिया होगा कि जब एंटनी ब्लिंकन ने क्वाड ममालिक का विज़िट किया, तो एंटनी ब्लिंकन ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया को प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। अब ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये किस चीज़ में ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग्स, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू इकोनॉमी। ये जो चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए इंतहाई जिसे कह रहे हैं ना कि एक वाक़ई वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिला रहे हैं इंडिया को। क्वाड में इंडिया पहले ही था। सो ये जो चीज़ें हैं, ये और आपको पता है कि एस-400 के ऊपर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने कोई अमेरिकन्स ने कोई रिज़र्वेशन शो नहीं की और अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन ये बातें कर रहे हैं कि भाई आप इंडिया को वेवर दें। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा कि इंडिया ने वेवर माँगा है कि नहीं माँगा या उन्होंने कोई स्पेशली कहा है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है और हम इसे क्यों चाहते हैं, ये मुझे नहीं इस हवाले से अंदाज़ा। लेकिन ये बातें तो हुई कि अब और आपको ये भी पता है कि जो इंडियन आर्मी चीफ हैं,
उन्होंने भी इज़राइल का दौरा किया रिसेंटली, इसी मेरा ख़्याल है महीने में उन्होंने 5 दिन का दौरा किया और उनको ये बड़ा हाई लेवल विज़िट था मेरा ख़्याल है और 5 दिन का विज़िट था और सिर्फ़ ऑब्वियसली था ही डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से और ये इनका पहला विज़िट था जनरल साहब का। अब देखिए इस ये जो डिफेंस में वो इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी में वो इतना ज़्यादा जो है वो कोऑपरेशन कर रहे हैं, सो इट मीन्स के उन्होंने ये अपनी जो एक लिंकेज है ये डेवलप कर ली हुई है, जिसमें वो समझते हैं कि हमें अब वो जो पुरानी चीज़ें थी, वो उस एंगल से नहीं देख रहे, वो अपने आप को एक नए प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो है वो एंगेज कर रहे हैं। इंडिया-इज़राइल की ज़ाहिर बात है जो ताल्लुकात हैं ये कोई नए नहीं है, पुराने हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो विज़िट किया था इज़राइल का, वहाँ से ये जो ताल्लुकात हैं ये ठीक दोबारा स्ट्रॉन्ग हुए। और इसमें ज़ाहिर बात है कि फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है उससे पहले आई थिंक इज़राइली प्राइम मिनिस्टर भी बेंजामिन नेतन्याहू भी यहाँ पे आए और ज़्यादातर जो दोनों ममालिक ने ये इस बात पे एग्री किया कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करना चाहिए। इनका वैसे इंडिया और इज़राइल का एक एग्रीमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो 1993 में हुआ था। तक और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई लेकिन 2017 में 2017 में $40 मिलियन की एक इंडिया-इज़राइल इंडस्ट्रियल आर-एंड-डी एंड इनोवेशन फंड एस्टैब्लिश किया गया था जिसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उनको लेके चलना था। और फिर 2020 में इन्होंने ज़्यादा सोचा कि हम कोऑपरेट करेंगे, फिर कोविड बीच में आ गया और चीज़ें थोड़ी-सी स्लो हो गईं। अब अभी ये कह रहे हैं कि जी हम वैक्सीन के हवाले से भी कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया वो कह रहा है कि हम तो दुनिया को वैक्सीन जो है वो सप्लाई कर रहे हैं और करेंगे और जिस तरह मेरा ख्याल है G7 में और या G20 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम दुनिया को 5 अरब जो है मेडिसिन जो है वो देंगे। इसी तरह बॉलीवुड के अंदर इनका जो कोऑपरेशन है वो भी है और जब 2018 में आई थिंक बेंजामिन नेतन्याहू ने विज़िट किया तो एक इवेंट भी मुंबई में किया गया था शैलोम बॉलीवुड के नाम से और उसमें बेसिकली हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री और इस तरह और फिर इसमें नेटफ्लिक्स ने काफ़ी काम किया। सो ये एक वाइड रेंज एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग है, कोऑपरेशन है, जो इंडिया और इनका जो आपस में चल रहा है सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से वो ये आम इनकी जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। सो और अगर ये भी मैं आपको बताता रहूँ कि इसराइल ने जो साइनो इंडिया वॉर थी 1962 की, उसमें इंडिया को वेपन्स भी सप्लाई किए थे। और ये इंडिया ने वो वेपन्स इज़राइली वेपन्स यूज़ किए इंडो पाकिस्तान वॉर्स 1965 एंड 1971 में भी। सो इस ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट विज़िट ये डिफेंस एंड जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो कोऑपरेशन है और ये पाकिस्तान को किस तरह अफ़ेक्ट कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान को इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक कल्चर है, यहाँ पे ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुई। मैंने शायद पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के दाएँ बाजू के मज़हबी हलके हैं माज़रत चाहता हूँ जैसे जमात इस्लामी है, तो उनके एक अमीर हुआ करते थे प्रोफ़ेसर खुर्शीद साहब। वो कहा करते थे मैंने उनको पढ़ा सुना, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान को अपनी डिफेंस पॉलिसी में इज़राइल को भी डालना चाहिए। ताकि इसराइल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहा है। जैसे 65 का मैंने ज़िक्र किया, 71 का ज़िक्र किया है, साइनो इंडियन वॉर 1962 का हुआ ज़िक्र मैंने बताया। तो और फिर और पाकिस्तान में ये बात बहुत चली। क्या चली कि इंडिया और इसराइल मिलके पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले करेंगे। और ये पाकिस्तान के कल्चर में चीज़ हो गई और हमने कहा जी देखें वो ज्यूस हैं, वो यहूदी हैं और यहूदी जो हैं वो हिंदुओं से मिलके वो ये करेंगे जो जो नॉर्मल लेमैन को नैरेटिव दिया जाता था, ठीक है जी? वो उस चीज़ का ये कल्चर जो स्ट्रैटेजिक कल्चर है उसमें ये चीज़ है, अवाम सोचती है, यही वजह है कि पाकिस्तान और इसराइल के जब ताल्लुकात की बात आती है, तो इमरान खान साहब ने कहा मैं तो सोच भी नहीं सकता और मैं तो ये भी नहीं कर सकता कि इंडिया पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे क्योंकि इमरान खान को पता था कि ये अगर मैं काम करूँगा तो सारे दाएँ बाजू के जो मज़हबी ग्रुप हैं वो मेरे खिलाफ हो जाएँगे। क्योंकि सुनने में आ रहा था कि जब यूएई और सऊदी अरब के यूएई और इसराइल के ताल्लुकात ठीक हुए, जिसको हम अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, जो वाशिंगटन में साइन हुआ था, उसमें सऊदीज़ पाकिस्तान को कह रहे थे कि आप इस चीज़ में काम करें। लेकिन हमने
हम उसमें नहीं पड़े क्योंकि हमें पता था, क्योंकि एक तो हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना मैंडेट नहीं है। दूसरा ये सारे मज़हबी लोग हैं। तीसरा ये है कि ये नाम बेशक मज़हब का ना लें, लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ती है, ये मज़हब को बीच में ले आते हैं और उस पे मज़हब के बेस पे पॉलिटिक्स करते रहते हैं। अभी इमरान खान साहब जितनी मज़हबी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पे तो मज़हबी जमातें शर्मिंदा हो रही हैं कि मज़हब तो हम हमारी ग्राउंड थी, इसमें इमरान खान साहब क्यों खेलने लग पड़े? तो वो भी परेशान है कि ये क्या हुआ? ये जो चीज़ है ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बड़ी कंसर्न्ड है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंडिया और इज़राइल के इतने स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, तो ये क्या पाकिस्तान इसको उसी लेंस से देख रहा है जिस तरह माज़ी में देखता था, या कि अब लेंस चेंज हो गया है कि शायद अब पाकिस्तान ये समझता है कि भाई अब चीज़ें उस तरह नहीं हैं। पाकिस्तान का डिफेंस ज़्यादा मज़बूत है। ऑब्वियसली डिफेंस पाकिस्तान का बहुत मज़बूत है। उस वक़्त ये था कि इसराइली शायद ये चाहते थे, जो हम पढ़ते हैं और सारी सुना है कि जी इससे पहले, और उस वक़्त क्योंकि अमेरिका भी ये चाहता था जनाब के पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कहाँ कैसे किया जाए। आपको मज़े की बात बताऊँ, 2002, 4, 5 तक तो दुनिया इस बात पे कन्विंस थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करो। और हमारे जो लोग यूरोप, अमेरिका जाते थे, उनसे जो गोरे थे अमेरिकन से बात करते थे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक किस तरह हो सकता है? जिस तरह वो समझते हमने ईरान को नहीं लेने दिया या लीबिया को रोका या और ममालिक को रोका, तो शायद पाकिस्तान को भी रोका जा सके, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो वेपन है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग उसकी मार्केटिंग बहुत करते थे न्यूक्लियर वेपन की, और वो मार्केटिंग करते थे उसको मजहबी पैराए में लाके। वो कहते थे लो जी ये पहला इस्लामी दुनिया का न्यूक्लियर वेपन है। अच्छा, हालाँकि वो वेपन तो पाकिस्तान का है। इसका इस्लामी दुनिया में कहने का उसका तो कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि हमने कौन सा वो वेपन कोई फॉर सेल रखा हुआ है या परचेज के लिए है कि जी जाएँ फलानी मार्केट से जाके वो खरीद लें। वो तो वेपन सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस के लिए इस्तेमाल होना है, जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी, और पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इंडिया के लिए बनाया था। ये जो एक तासुर दिया गया पाकिस्तान न्यूक, और फिर यहाँ पे जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बाकी वो कहते थे हम पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएँगे। तो इन चीज़ों ने फिर वो जो ज्यूइश वर्सेस मुस्लिम एनिमोसिटी थी, वो बड़ी स्ट्रेंथन होती रही और बड़ी डीप होती रही। इसके पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर में इसराइल का बड़ा किरदार रहा है, लेकिन ये कुछ अरसे से इसराइल फैक्टर यहाँ से निकल गया है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जनाब ये जो है हमें इस पे केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन इसको इस लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि 62 की वॉर, 65 की 62 की साइनो इंडिया वॉर, 65 और 71 की इंडो-पाक वॉर, इनमें बेसिकली अ इंडिया को सपोर्ट करता रहा, और फिर इंडियन फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ कहते हैं, जो कि 1968 में डेवलप हुई थी, इसको भी काफ़ी ज़्यादा इसराइल ने सपोर्ट किया था। और ये फिर इस तरह इसराइल जो है वो एक रिलायबल पार्टनर इंडिया का डेवलप होता रहा। और फिर ये कारगिल वॉर में भी आपको मैं बताऊँ ये चीज़ें हुई, बिकॉज़ इंडिया सप्लाई चैनल्स मेंटेन इसराइल सप्लाई चैनल्स मेंटेन करता था। और इंडिया जब इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस कर रहा था न्यूक्लियर वेपन्स को, इंडिया ने टेस्ट किया। यस, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया पे भी सैंक्शन लगी, इकोनॉमिक सैंक्शंस थी, और एक्सपोर्ट लगा हुआ था वेपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, क्योंकि क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक़्त जो पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, उस पे उन्होंने सैंक्शन लगाए। अच्छा, पाकिस्तान पे भी लगी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को इतनी लग्ज़री नहीं थी जितनी इंडिया को थी, कि इंडिया को तो चलो हमें चाइनीज़ थोड़ा बहुत दे देते थे, लेकिन इंडिया को इसराइल देता रहा। अ और इंडिया जो इसराइल था उसने इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, क्योंकि इसराइल, ये कहा जाता है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए वेपन्स और सर्विलेंस सिस्टम और ये सारी चीज़ें इसराइल जो चीज़ें वो प्रोवाइड करता रहा। अब इंडिया जो है वो इसराइल के वेपन्स का लार्जेस्ट बायर है, और इंडिया जो है इसराइल जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर है। तकरीबन अभी 2015 2015 से लेके 2019 तक 175% जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गई है, और तकरीबन जैसे मैंने पहले कहा था $1 बिलियन की एनुअल सेल है। अब इंडियन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने में, और इन चीजों में थोड़ा सा वो एक्टिव है।
और आपको जैसे मैंने पहले कहा कि जो इज़राइली मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवीज़ जो हैं, रडार सिस्टम है, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं या एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, ये सारे इंडिया जो है वो इज़राइल से ले रहा है। और ये बहुत सारी जो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं जैसे कश्मीर के हवाले से उसमें भी इंडिया अपना रोल प्ले करता है। सॉरी इज़राइल रोल प्ले करता है। सो इसमें जो इसराइल की नेशनल पुलिस एकेडमी है वहां पे इंडियन पुलिस ऑफिसर ट्रेनिंग भी जाके लेते हैं। सो ये एक बड़े क्लोजली वॉच करने की चीज है। मुझे नहीं पता शायद पाकिस्तान में कंसर्न क्वार्टर्स इसको बड़ा क्लोजली वॉच तो कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये इंडिया जो है इसराइल के साथ इस तरह पर ये काउंटर टेररिज्म में भी इंगेज है बहुत ज्यादा। और ये चीजें हैं और जिसे कहते हैं ना रिलेशनशिप जो है वो एट लेंथ एंड ब्रेड्थ है। सो ये एक स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है। और ये वाकई क्योंकि वो इंडियन समझते हैं कि भाई इसराइल के पास ये चीजें हैं। इसराइल क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आ गया, दे फाइंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू गेट इट। और दूसरा ये है कि जो मजे की बात है कि इंडिया एट द सेम टाइम प्रो पैलेस्टाइन वोटिंग भी कर जाता है यूएन में। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अपने जो ताल्लुकात हैं वो रखे हुए हैं इसराइल के साथ और मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ। सो लेकिन ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया इसराइल के ताल्लुकात की। लेकिन नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने इन चीजों को स्ट्रेंथन किया मजीद। अभी जो ये कहा जाता था कि ये नरेंद्र जो नेतन्याहू को बीबी कहा जाता है, तो कहा जाता था ये बीबी मोदी ब्रोमांस है, ये आपस में ये ब्रोमांस चलता रहा। और जैसे आप कह लें कि इंडिया उन उन ममालिक में था जिन्होंने इसराइल के खिलाफ भी वोट दिया हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी ताल्लुकात जो है वो रखा हुआ है। सो मोदी जो है वो इसराइली मॉडल को भी वेलकम करते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें कश्मीर के हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं वो कही जाती हैं। सो अब ये है कि ये जो ताल्लुकात हैं अभी जो नए इस वक़्त इज़राइली प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया आ रहे हैं, शायद उन्होंने कन्विंस किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी को वहाँ पे कहा, आई थिंक यूएन में कहा या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लास्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आप इज़राइल में हो तो आप इज़राइल में इलेक्शन जीत जाएँ, आप इतने पॉपुलर हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये चल रही हैं। और मोदी साहब को उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया है और जिसमें सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है या बाकी चीज़ों में। तो ये जो एक दुनिया से क्रिटिसिज्म आ रहा था, तो ये जो इसराइल है, उन्होंने जो उनकी एम्बेसी है इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, या उनके जो कॉन्सुलेट हैं, वो सारे वो कहते हैं जी इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है, उसको हक है वो जो मर्जी करे। सो इसराइल सपोर्ट लेता रहा है इन चीजों पे। और ये जो चीजें हैं ये मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जरा केयरफुली वॉच करना पड़ेगा कि ये किस तरह चीजें डेवलप हो रही हैं, क्योंकि अब यूएई भी इंडिया, इसराइल और ये सारे बड़े करीब हैं। सो पाकिस्तान को इसको बहुत केयरफुली वॉच करना चाहिए। सऊदीज ऑब्वियसली इस ब्रैकेट से बाहर हैं और सऊदीज अपनी कमजोरियों की वजह से बाहर हैं, क्योंकि सऊदीज ने वो एनवायरनमेंट पैदा करके रखा अपने घर में, जिसमें यह है कि हमने इसराइल को वो एक इस्लाम का दुश्मन बेसिकली बना के रखा, जिसकी वजह से ये जो एक डायलॉग है वो मिसिंग है। और क्योंकि वो समझते हैं कि भाई इसराइल एक एनिमी है, इस्लाम का दुश्मन है, तो उससे बात भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये देखना ये है कि किन चीज़ों में कोऑपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, या अगर कहीं आपको अच्छी मार्केट मिल रही है तो आप किस तरह काम करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। दुनिया बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है और अगर हमने इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को एनालाइज़ करते हुए चीज़ों को इग्नोर किया और सही फैसले ना किए तो हम बहुत पीछे रह सकते हैं। आई एम श्योर एट वन वन ऑफ द डे हम ये समझेंगे कि डायलॉग, कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, एंगेजमेंट, ताल्लुकात बनाना इज़ गुड फॉर द कंट्रीज़। ये अच्छा है, इसका नुकसान कोई नहीं होता, लेकिन वी शुड बी स्ट्रिक्टली वॉचिंग आवर इंटरेस्ट। ये चीज़ मैं समझता हूँ, ये ना खुली स्पेस किसी में मुल्क को नहीं देनी चाहिए। अब इंडिया इसराइल के अगर ताल्लुकात हैं तो पाकिस्तान तो उसमें बात भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ हम रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते उनको। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर वी लैक कि हमें किस तरह अपनी चीज़ों को ओपन अप करना चाहिए आइंदा दिनों में। दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली इस डिफेंस एंड ये जो कोऑपरेशन आईटी कोऑपरेशन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया इसराइल कोऑपरेशन है, वी नीड टू वॉच इट वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।